अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक बेग मिस्सगा कनाडा से। आज है सितंबर की 24 तारीख सन 2020। तो आज मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो अपोजिशन की जमातों ने अब बनाई है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से तो वो कोशिश कर रहे थे कि कौम को और जमहूरियत को एपीसी की गोली दी जाए, लेकिन उस एपीसी की गोली से ना तो सर दर्द ठीक हुआ, ना ही इनका बुखार कम हुआ। तो उन्होंने अब ये एक नई इस्तेलाह निकाली है पीडीएम की। उस पे वो काम करना चाह रहे हैं। तो चलें, पाकिस्तान भी समझ आ रहा है, मूवमेंट भी समझ आ रहा है। समझने वाली बात ये बिग डी है, डेमोक्रेटिक। तो सोचना देखना अब ये है कि ये लोग खुद कितने डेमोक्रेटिक हैं, इनका डेमोक्रेसी से कोई ताल्लुक़ है, या सिर्फ ये जो ख़ानदानी विरासत जो है और जो इनकी नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी का जो ज़रिया तरीक़ाकार था, उसका नाम तब्दील करके इन्होंने डेमोक्रेसी रख दी है। तो शुरू करते हैं पीपल्स पार्टी से, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने तश्कील दी। तो चलें, उनका तो डेमोक्रेटिक हक बनता था कि वो पार्टी के प्रेसिडेंट बने, लेकिन उनके बाद उनके वही पार्टी उनको बेटी को सौंप दी गई। क्या वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुई थी? नहीं। उनकी वफ़ात के बाद उनके हस्बैंड को, आसिफ जरदारी को ये दे दी गई, जो कि उनकी वफ़ात से चंद दिन पहले तक कोर्ट में उनके रिकॉर्ड मौजूद हैं, उनके लेटर मौजूद हैं। उनके डॉक्टर कहते थे कि जी उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, वो ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं, इसलिए वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। तो उनको उसका प्रेसिडेंट बना दिया गया। एक्चुअली बीच में नुसरत भुट्टो भी आई थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद तो नुसरत भुट्टो साहब आई थी। तो उनको भी नॉन डेमोक्रेटिकली चूज़ किया गया था। आसिफ जरदारी को भी नॉन डेमोक्रेटिकली यूज़ किया गया। बिलावल जरदारी जो बिलावजा भुट्टो है, वो भी एक नकली वसीयत विल के ऊपर वो बने, जो अब बड़े ज़ोर शोर से इमरान ख़ान को सिलेक्टेड कहते हैं। उनको ज़रा आईना देखना चाहिए कि वो ख़ुद किस तरह सेलेक्ट हुए, क्या ये डेमोक्रेटिक वे है। उसके बाद अगर उनको कुछ होता है तो आसफ़ा और बख्तावर वो तो लाइन में लगी हुई हैं ऑलरेडी। तो ये किसी भी और शख्स का हक़ नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो शायद इन्होंने यही पढ़ा है कि जी डेमोक्रेटिक वे जो है वो एक ख़ानदान की हुकूमत होती है और वही उस पर राज करता है, बाकी तो सब तो उनके नौकर होते हैं। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये इनकी वही सरदारी सिस्टम है, जिसमें सरदारी एक सरदार फैमिली में चलती है और बाकी सब हमेशा से और के लिए सदियों तक उनके ग़ुलाम ही रहते हैं, उनके वर्कर रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके शरीफ बरदरान, जो वोल्चर्स ब्रदर जो हैं, जो 30 साल से पाकिस्तान की बोटियाँ नोच रहे हैं, एक मरकज़ी हुकूमत में बैठ के और एक सूबाई हुकूमत में बैठ के। तो नवाज़ शरीफ, उसके बाद शहबाज शरीफ, उसके बाद मरीम नवाज़, उसके बाद उसका हमज़ा, सलमान, हुसैन, ये सब हमारे आका हैं। इनको बताइए इनमें से एक भी जो है वो डेमोक्रेटिक वे से इलेक्ट हुआ है अपनी पार्टी का लीडर, या मुस्तकबिल में क्या वो उनके डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होगा? जी नहीं, ये इनकी बादशाहतें हैं और हम लोग इनके ग़ुलाम हैं और हमें इनकी ग़ुलामी करनी है, किसी और का हक़ नहीं है। पीपल्स पार्टी में, मुस्लिम लीग में कोई शख्स इतना ज़हीन और काबिल नहीं है कि उसको पार्टी का सरबराह बनाया जाए। सिर्फ ज़हानत और ये जो है ये सब इन्हीं में है। मौलाना ये जो फजल रहमान है उर्फ़े आम डीज़ल, उनके वालिद साहब थे पहले पार्टी के लीडर, उसके बाद इनके सुपुर्द कर दी गई। उसके बाद अब इनके बेटे असद साहब तैयार हैं। यू नो, क्या खूबसूरत इस्लामिक वे है इनका हुकूमत का, या डेमोक्रेटिक, क्योंकि ये अपने आप को इस्लामी कहते हैं। तो क्या इस्लाम में इस बात की इजाज़त है कि दादे से बाप को और बाप से पोते को और पोते के बाद उसके बेटे को ये कुर्सियाँ, क्या इसी के ख़िलाफ़ जहाद नहीं किया था? क्या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसीलिए शहादत हासिल नहीं की थी? तो आप किसके साथ हैं?
आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसके किसके निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को, उनके, या फिर यजीद के निज़ाम को। और ये जो आप अपने नाम के साथ फ़ौरन मौलाना लिख देते हैं, आपका बेटा भी अब मौलाना साहब है, तो ये बताइए कि ये मौलाना का सर्टिफिकेट मिलता कहाँ से है? कि आपने कोई इस्लाम की खिदमत की, या आपने कोई इस्लाम पे कोई थीसिस लिखा, कोई आपने किताब लिखी, क्या किया आपने? सिर्फ क्योंकि आपके बुज़ुर्ग लिखते थे मौलाना, तो अब आप भी लिखेंगे और सर्टिफिकेट आपको मिलेगा आपकी जमात से। असफंद अली यार, यानी कि गफ़ार खान, उसके बाद वली खान, अब असफंद खान, और उसके बाद उनका बेटा, यू नो, वही वही डेमोक्रेसी है कि हमारे उनका ख़ानदानी सिस्टम चल रहा है। लोगों को ये डेमोक्रेसी का डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाते हैं। उसके अलावा भी जितनी पाकिस्तानी पार्टीज़ हैं, अचकदई की हो गई, दूसरी तीसरी हो गई, सभी में यही हो रहा है। हाँ, सिर्फ जमात इस्लामी एक ऐसी पार्टी है जिसमें इलेक्शन होता है। तो क्यों नहीं ये नकल करते? ये कहते हैं जी हमें डेमोक्रेसी को आर्मी जो है वो पनपने नहीं देती। अरे भाई, जमात इस्लामी तो पनप रही है, उनके तो इलेक्शन होते हैं, उनको तो कोई मना नहीं करता। अगर आप वाकई डेमोक्रेसी चाहते हैं तो पहले अपनी जमातों में तो डेमोक्रेसी लाएं। नहीं साहब, आप डेमोक्रेसी नहीं चाहते, आप चाहते हैं अपनी बादशाहत जो आपके ख़ानदानों में चले। पहले आपके बापों ने, दादों ने लूटा, अब आप लूट रहे हैं, इसके बाद आपकी औलादें लूटें, और हम लोग आपके ग़ुलाम हैं जो सिर्फ आपकी ग़ुलामी करें, आपको वोट दें आके, और उसके बाद चुप करके घर में बैठ जाएं। जो कि यहाँ से सदियों से, हज़ारों सालों से इन ख़त्ों में होता है। पहले नवाब और बादशाह थे, अब ये जमहूरियत के नाम पे जमहूरी जो जोकर हैं, ये हमारे सर पे बैठ गए हैं। इनकी जमहूरियत ये है कि जी हमें आप बदमाशी करने दें, हम इलेक्शन पे अपराधी अपनी गुंडों को, क्लाशंस को साथ भेजेंगे, पोलिंग स्टेशन पे वो फायरिंग्स करेंगे, आप लोगों में दहशत फैलाएंगे, आप लोगों को मजबूर करेंगे आप इनको वोट दें। लेकिन अगर आर्मी आती है और वहाँ पे इन गुंडों को पकड़ती है, तो वो जी आर्मी इंटरफेरेंस कर रही है इलेक्शन में। क्या ये हकीकत नहीं है? क्या ये पाकिस्तान के हर पोलिंग स्टेशन, सवाए एक दो, बल्कि शहरों में भी, अब तो बड़े शहरों में भी, आप किसी पोलिंग स्टेशन पे चले जाएं, नेक्स्ट इलेक्शन में मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके गुंडे किस तरह क्लाशनकोव्स लेके वहाँ फिर रहे होते हैं। किसी कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कहीं भी चलें आप, गाँव और दूर दराज जो शहर और गाँव हैं उनकी तो बात छोड़े। तो ये डेमोक्रेसी है, आप इसको सपोर्ट करते हैं। तो जब तक ये लोग अपनी डेमोक्रेसी पे कौम को जवाबदेह नहीं है, मेरा ख्याल है कि कौम अब इनको पहचान गई है। इनके दो ही एजेंडे हैं। नंबर एक, इनको मनी लॉन्ड्रिंग से बचाया जाए, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो लॉ पास हुआ है FATF बिल में, वो उनको मालूम है कि अब इनकी गर्दन पकड़ी जाएगी। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया कि अगर इनको इतना ही एतराज़ था इमरान खान के लॉज पे, तो इनको 2012 से 2014 तक, फिर 2018 में मौका मिला था। इन्होंने क्यों नहीं की FATF के बिल क्यों नहीं पास किया, लॉज क्यों नहीं बनाए, जबकि वो रिक्वायरमेंट थी दुनिया की। उसमें इन्होंने ये मंजूर कर लिया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला जाए, लेकिन इनको FATF बिल नहीं बनाना, ब्लैक लिस्ट में चला जाए, लेकिन इनको FATF बिल लॉ पास नहीं करना है। नैब का भी यही हाल था, नैब भी आपने बनाई, इलेक्शन कमिश्नर भी आपने लगाया, हर दुनिया के हर इदारे में। पंजाब में आपने 25,000 पुलिस वाला आपने भर्ती किया, सिंध में 150 इंस्पेक्टर आपने भर्ती करके तो कराची में लगा दिया, और कराची का जो हाल है वो अब वो फेडरल गवर्नमेंट का कसूर है। और कराची वाले भी, मेरे भाई ये सुन लें कि जब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, जब तक आप MQM को पूछते रहेंगे, आपका यही हाल रहेगा। पहले आपने उसको लंदन के अल्ताफ़ हुसैन को पूछा, उसके सामने फ़ोन पे बैठ के आपने रोते होते थे, पीटते होते थे, और मुझे मालूम है कि वो आपसे ज़बरदस्ती भी करवाया जा सकता था, क्योंकि आपसे आपके शनाख्ती कार्ड छीन लिए जाते थे।
لیکن اب اگر آپ کو موقع ملا ہے تو خدارہ کچھ ہوش کے ناخن لیں، صرف لسانیت کی بنیاد پہ اس پارٹی کو سپورٹ نہ کرتے جائیں۔ یہ وہ پارٹی ہے جو پچھلے 40 سال سے آپ کو لوٹ رہی تھی، اس سے 70 سے پہلے تو یہ کچھ حال نہیں تھا۔ اور یہ بھی میں بات کروں گا، شاید کچھ لوگوں کو کڑوی لگے، کہ 71 کے بعد جب ایسٹ پاکستان سے کچھ لوگ آئے، ان میں بے شمار محب وطن پاکستانی تھے جنہوں نے پاکستان ایسٹ پاکستان کو چھوڑا، لیکن اس میں بے شمار ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے وہاں پہ بھی غداری کی اور یہاں پہ بھی وہ کر رہے ہیں۔ اور ان کا حالانکہ یہ لوگ سیٹل تھے، پورے پاکستان میں ان کو سیٹل کیا گیا تھا، سب یہ موو ہو کے ایک خاص مقصد کے لیے کراچی میں جا کے بیٹھے، اور مقصد یہی تھا کہ کراچی کو پاکستان سے توڑا جائے۔ تو آپ ان باتوں کو اوپر غور کریں، ورنہ جتنے مہاجر اس پارٹیشن 47 میں آئے تھے، وہ لوگ تو دنیا کے پاکستان کے ہر خطے میں آباد ہیں۔ میرے کچھ فیملی ہیں جو کہ سندھ میں آباد ہیں، اب ان کے بچے جو ہیں وہ سندھ میں ہیں، دونوں سندھ میں رہتے ہیں، اور وہ سندھی بن چکے ہوئے ہیں، تقریباً سندھی بولتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی سندھی ماحول ہے۔ وہ تو اپنے پنجاب کو یا پنجابی زبان کو پاکستان سے افضل نہیں سمجھتے، وہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے وہ اس علاقے کو اپنایا، کیونکہ سندھی زبان بھی پنجاب، سندھی کلچر بھی پاکستان ہے۔ تو ہمارے بھائیوں کو سوچنا پڑے گا، اگر واقعی آپ کراچی کا بھلا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ کو PPP اور MQM سے جان چھڑوانی پڑے گی۔ کم از کم ایک بار تو چانس دیں، کیونکہ MQM کو تو پچھلے 40 سال سے موقع دے رہے ہیں، اور PPP کو بھی۔ تو آپ سے میری گزارش یہی ہے کہ یہ جو لسانیت اور اپنی برادری سسٹم اور اپنا فرقہ بازی، اس کو چھوڑیں، کیونکہ پوری دنیا میں ہمارے جو دشمن ہیں اب وہ اسی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمیں ایک پاکستانی ہو کے اپنی غلطیوں کو پہچاننا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ پاکستان اب دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا، جب تک کہ اور یہ جبھی ممکن ہوگا کہ جب ہم ایک من حیثیت قوم اپنی گورنمنٹ، اپنے اسٹیبلشمنٹ اور اپنے قومی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بہت شکریہ جی۔